brought to you by Kuku FM. Download the app now. हमारी धरती पर 7 महाद्वीप हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हर कोई अलग अलग वजह से चर्चा में आता है। कभी कभार मातम की खबर आती है तो अच्छी खबरें भी आ जाती हैं। कभी खुशी कभी गम वाला सिस्टम चलता है, लेकिन इन सब में अफ्रीका की कहानी निराली है। सिविल वॉर, तख्ता पलट, भूखमरी, नरसंहार, अकाल, पलायन आदि अफ्रीका के कीवर्ड्स बन चुके हैं। हालिया मामला पूर्वी अफ्रीका का है। यहां सूखा पड़ा है, लगभग 2.5 करोड़ की आबादी पर मौत की तलवार लटक रही है। पानी के अभाव में हजारों जानवर मारे जा चुके हैं। आज जानेंगे पूर्वी अफ्रीका का पूरा मामला क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और बताएंगे 2 डॉक्यूमेंट्रीज की कहानी जो इस समय खूब चर्चा में है। पहली डॉक्यूमेंट्री तुर्की में महिलाओं के शोषण पर बेस्ड है, इसे ब्रिटेन ने ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है। दूसरी डॉक्यूमेंट्री एक नेपाली पर्वतारोही की कहानी सुनाती है। 7 महीने में दुनिया की 14 बड़ी चोटियां, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कौन है वो, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक काम की सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। यहां आपको देश, दुनिया, समाज, साहित्य, दर्शन, विज्ञान समेत कई और विधाओं में ऑडियो बुक्स का खजाना मिलता है। ऑडियो बुक्स माने बोलने वाली किताबें, जिन्हें आप दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं। चूंकि आप ललन टॉप के साथी हैं, इसलिए आपको मिलेगा एक खास ऑफर। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर 50% की छूट मिलेगी। इसका लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50, LT यानी ललन टॉप, LT50 का छोटू सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही है। पहले आओ पहले पाओ। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंचिए। सूचना समाप्त। अब चलते हैं आगे। आपके मन में एक दृश्य की आप कल्पना करिए कि खेतों में दरार पड़ी है, फसल पीली पड़ चुकी है, हवा खुश्क है, सड़कों पर धूल उड़ रही है, किनारों पर कतारें हैं, पानी की आस में तड़प तड़प कर जान तोड़ चुके जानवरों की जो जिंदा बचे हैं वो भटक रहे हैं इंसानों के साथ नई उम्मीद में। ये किसी हॉरर फिल्म की कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। ये हो रहा है केन्या, सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया, मेडागास्कर जैसे देशों में। ये दृश्य दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। पूर्वी अफ्रीका के देश पिछले 10 सालों से सबसे भयानक सूखे का सामना कर रहे हैं। इससे बुरे हालात साल 2011 में देखे गए थे। उस दौरान सूखे के चलते लगभग 2,60,000 लोगों की जान गई थी। 2021 का साल पूर्वी अफ्रीका के लोगों के लिए वही चुनौतियां लेकर आया है। इस समस्या के पीछे की बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। इसकी वजह से लानीना इफेक्ट जोर पकड़ रहा है। इससे पश्चिमी प्रशांत महासागर गर्म होता है, जिसके कारण इंडोनेशिया और आसपास के इलाकों में बारिश का स्तर बढ़ गया है, जबकि पूर्वी अफ्रीका के देशों में औसत से काफी कम वर्षा हो रही है। पूर्वी अफ्रीका में बारिश के 2 मौसम होते हैं। पहला मार्च से मई तक और दूसरा मौसम होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। 1999 से पहले तक 5-6 बरस में एक बार बारिश नहीं होती थी, कभी ऐसा हो जाता था, लेकिन अब यह पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। अब हर दूसरे साल बारिश का सीजन सूखे में निकल रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पहला अकाल मेडागास्कर में पड़ सकता है। मेडागास्कर हिंद महासागर में बसा है। ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। 2018 में इस देश के आधे से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे थे। 1 दिसंबर को वैज्ञानिकों ने नई रिपोर्ट पेश की। इसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज को दोष देना ठीक नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दोषारोपण से स्थानीय सरकारें बेफिक्र हो जाती हैं, जबकि समस्या को दूर करने की पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है। सूखा अपने आप में एक पूर्ण प्राकृतिक आपदा है। यह अकेले दम पर इंसान को असहाय साबित करने के लिए काफी है, लेकिन पूर्वी अफ्रीका में इसका दायरा अचानक बढ़ जाता है। इथियोपिया में सिविल वॉर की स्थिति है। पिछले 1 साल से टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जिसे TPLF कहते हैं, और केंद्र की सेना के बीच जंग चल रही है। हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। सूडान में पिछले 1 साल में 2 बार तख्ता पलट हो चुका है। सोमालिया में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी तो है ही। अफ्रीकी महाद्वीप में वैक्सीनेशन की दर बेहद कम है। जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, अमीर देशों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अफ्रीका के देशों की बस कल्पना ही की जा सकती है। सूखे की वजह से फसल का उत्पादन घट गया है। इससे बुनियादी चीजों के दाम अचानक से बढ़ गए हैं। एक तरफ आमदनी कम और ऊपर से महंगाई। लोगों के पास बचकर निकलने के लिए कोई जगह नहीं है।
अगर वे सूखे से बचते हैं तो सिविल वॉर में मारे जा सकते हैं, अगर सिविल वॉर से बच गए तो गरीबी उनकी जान ले सकती है, उनका भविष्य अनिश्चित है। पूर्वी अफ्रीका की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जानवरों पर निर्भर है। लगभग 70% सूखे की वजह से जानवर लगातार मर रहे हैं। इससे लोगों की रोजी रोटी का जरिया खत्म हो रहा है। वन्यजीव पानी की आस में गांव में घुस रहे हैं। इसके चलते इंसानों से उनके टकराव की आशंका बढ़ गई है। जानकारों का अनुमान है कि अधिकतम 2022 की शुरुआत तक ये देश इस आपदा को झेल पाएंगे। अगर तब तक बारिश नहीं हुई या बाहर से मदद नहीं पहुंची तो कयामत तय है। इस संभावित आपदा से निपटने के तत्कालिक उपाय क्या हैं? जानकारों के मुताबिक घुमंतू कबीलों और किसानों को आर्थिक मदद दी जाए तो वे खुद को और अपने जानवरों को जिंदा रख पाएंगे। किसानों के बीच ऐसे बीज बांटने की जरूरत है जो कम पानी में भी पनप सके। सामाजिक कार्यकर्ता जानवरों के इलाज के लिए कैंपेन चलाने की सलाह भी दे रहे हैं। इसके अलावा साफ पानी की सप्लाई बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सारे उपाय कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं। इतने में आगे की प्लानिंग के लिए वक्त मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए क्या उपाय हैं? सबसे पहले तो सभी देशों को क्लाइमेट चेंज को लेकर सजग होना होगा। ग्लासगो में हुए COP26 से दुनिया को बहुत सारी आशाएं थी, लेकिन ये उम्मीद बेमानी साबित हुई। अमीर देश अभी भी इस खुशफहमी में हैं कि वे पैसे के दम पर हर समस्या से निपट लेंगे। मुझे दूसरों से क्या मतलब? लेकिन ये सोच आत्मघाती है। क्लाइमेट चेंज के लिए हर कोई जिम्मेदार है और इसका असर हर किसी पर पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अफ्रीका के देशों के पास पैसे और संसाधन की कमी है, इस वजह से उन्हें अधर में नहीं छोड़ा जा सकता। जब कभी अफ्रीका में सूखे या अकाल की भयावह रिपोर्ट जारी होती है, पश्चिमी देश डोनेशन की भरमार लगा देते हैं। इस डोनेशन का जमकर PR भी होता है। ये देश खुद की पीठ भी थपथपा लेते हैं। यहाँ पर दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली, अफ्रीका की बदहाली के सामने ये सबसे बड़े यही जिम्मेदार देश हैं। उन्होंने अफ्रीकी सभ्यता को बर्बाद किया, संसाधनों को लूट कर अपना चेहरा चमकाया। जब मन भर गया तो मुंह फेर कर निकल गए। इसके बाद उन्होंने लूट का नया रास्ता अपनाया। इन देशों ने अफ्रीका में कठपुतली सरकारें बिठाई ताकि उनके हित बरकरार रहें। इसके लिए उन्होंने तख्तापलट से लेकर नरसंहार तक को शह दी। इसके चलते ये देश कभी विकसित नहीं हो पाए। उन्हें आज भी मदद के लिए लुटेरों की तरफ देखना पड़ता है। इसलिए अगर अमेरिका या यूरोप देश मदद देते हैं तो ये उनका एहसान नहीं है, ये उनका प्रायश्चित होना चाहिए। दूसरी बात यह कि मदद का सही जगह पर इस्तेमाल जरूरी है। इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। सिर्फ 5 किलो गेहूं और 2 किलो चीनी देने से बात नहीं बनेगी। ये एक रूपक है जो कई देशों की सरकारें एहसान जताने के लिए बांटती रही हैं। अगर आप समस्या की जड़ में पहुंचने की बजाय फुनगियां काटते रहेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। आज के समय में तकनीक काफी विकसित हो चुकी है। हम आने वाले सालों के मौसम का अनुमान पहले से ही लगा सकते हैं। इस साल के सूखे की चेतावनी 2020 में ही दे दी गई थी। इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। जो भी सरकारें और संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना हम हर साल इसी मुद्दे को दोहराते रहेंगे तब तक जब तक अंत नहीं हो जाता। ये तो हुई पूर्वी अफ्रीका की बात। अब चलते हैं वीकेंड स्टोर की तरफ। इस समय 2 कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज चर्चा में हैं। इन्हें आप इस वीकेंड देख सकते हैं। बहुत कुछ जानने, समझने और सीखने को मिलने वाला है। पहली डॉक्यूमेंट्री है डाइंग टू डिवोर्स। इसकी कहानी तुर्की की है। तुर्की में हर 3 में से 1 महिला ने कभी न कभी घरेलू हिंसा का सामना किया है। इसके अलावा हर साल सैकड़ों महिलाओं की हत्या भी हो रही है। 2020 में तुर्की में पुरुषों ने 300 महिलाओं की हत्या की। इस साल यह आंकड़ा 285 तक पहुंच चुका है। आशंका है कि 2021 खत्म होते होते ये पिछले साल से आगे भी निकल सकता है। तुर्की में लगभग तानाशाही चल रही है। 2016 में तख्तापलट की असफल कोशिश के बाद से राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन निरंकुश ही हैं। अर्दोआन आलोचकों को ठिकाने लगाने के लिए कुख्यात हैं। महिलाओं को लेकर अर्दोआन ने एक बार कहा था, पुरुष और महिला को समान अधिकार नहीं दिए जा सकते, ये प्रकृति के खिलाफ है। इसी तुर्की में कुछ महिलाएं व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। डाइंग टू डिवोर्स ऐसी ही महिलाओं की कहानी बयां करती है। एक वकील है, दूसरी सामाजिक कार्यकर्ता है। वो हिंसा की शिकार महिलाओं और उनके परिवार वालों की मदद करती हैं न्याय हासिल करने के लिए। उनके प्रयासों से कई दोषियों को सजा भी हुई है। ये डॉक्यूमेंट्री 5 सालों की शूटिंग के बाद बनकर तैयार हुई। इसमें आपको पीड़ित महिलाओं की दिल दहलाने वाली कहानियां मिलेंगी, साथ ही न्याय के लिए लड़ने का उनका जोरदार हौसला भी।
डाइंग टू डिवोर्स का निर्देशन किया है ब्रिटिश डायरेक्टर क्लोई फेयरवेदर ने। इसमें तुर्की के फिल्मकारों की भी उन्होंने मदद ली है। डॉक्यूमेंट्री को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब ब्रिटेन ने इसको ऑस्कर में भेजने का फैसला किया है। डाइंग टू डिवोर्स को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यह ब्रिटेन की आधिकारिक एंट्री है। अगला स्टेप शॉर्ट लिस्टिंग का है। उसके बाद इसका 4 और फिल्मों के साथ सामना होगा, जिसमें से किसी एक को ऑस्कर दिया जाएगा। डाइंग टू डिवोर्स अवार्ड जीते या ना जीते, ये तुर्की समेत पूरी दुनिया की लाखों करोड़ों महिलाओं का संघर्ष बयां करने में कामयाब होगी, ये उम्मीद तो की ही जा सकती है। दूसरी डॉक्यूमेंट्री है 14 पीक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इसके निर्देशक हैं टर्किल जोन्स। ये डॉक्यूमेंट्री नेपाल के पर्वतारोही निर्मल परजा की कहानी सुनाती है। परजा नेपाल की सेना में थे। उसके बाद वो ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बने। फिर उन्हें पहाड़ चढ़ने का चस्का लगा। उन्होंने अपने पैशन को पूरा करने के लिए जमी जमाई नौकरी छोड़ दी। परजा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करना चाहते थे। इसके लिए सरकारों की अनुमति, आर्थिक मदद, परिवार का सपोर्ट सब कुछ चाहिए था। सबने कहा परजा मजाक कर रहे हैं, कोई इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने अपने मिशन को नाम दिया प्रोजेक्ट पॉसिबल। परजा को शुरुआत में कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, हालांकि बाद में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया, वो भी 7 महीनों में। पिछला रिकॉर्ड 7 साल का था। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको शेरपाओं की जिंदगी, उनके परिवारों की बेबसी और इंसानी जज्बे की पराकाष्ठा दिखने को मिलेगी। देखकर जरूर बताइएगा ये डॉक्यूमेंट्रीज आपको कैसी लगी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।